अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो केमिस्ट्री का हमारा बोर्ड का पेपर होता है, तो उसमें जो हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं, 12 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो केमिस्ट्री के बारे में ये बात आप एक माइंड में रख लें कि जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं, यानी जो आपके एंड पे दिए होते हैं, मश्क के एमसीक्यूज़ होते हैं, इनमें से बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आते हैं। अब हर एक्सरसाइज में, हर मश्क में मेरे ख्याल में ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ये आप ज़रूर करें। तो क्योंकि आपके एक्सरसाइज से, मश्क से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आने होते हैं, तो ये तो 10-10 हैं। तो मैंने सोचा इन पे हमारी टोटल चैप्टर्स की एक-एक वीडियो में बना दूँगा, उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम इकट्ठी वीडियो बन जाएगी हमारी। तो हम ये बेटा मैं ना सिर्फ़ आपको मार्क नहीं करवाऊँगा कि अब कभी सोच रहे हैं कि टिक लगा देंगे, पहले का ये वाला दूसरे का नहीं। आपने ये वीडियो पूरी सुननी है। इसमें मैं आपको मार्क भी करवाऊँगा और साथ-साथ इसका कॉन्सेप्ट भी दूँगा हर सेंटेंस में। तो ये वीडियो आपने ज़रूर सुननी है। आपको एक तो जैसे 10 एमसीक्यूज़ हैं, 10 कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में आ जाएँगे, जो आपके ज़ाहिर है शॉर्ट लॉन्ग में भी काम आएँगे और ये आपकी एक्सरसाइज़ भी सॉल्व हो जाएगी। तो आपने बेटा वीडियो को पूरा सुनना है, तो ये आपके कहीं न कहीं काम ज़रूर आएगी। इन्हीं में से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ आ जाएगा, आपके शॉर्ट में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो वीडियो बेटा आपने पूरी सुननी है और वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है। जो बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह इंशाल्लाह 9th क्लास की हमने आपकी बोर्ड की तैयारी करवानी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है? तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम। तो बेटा जो हमारे पास पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एलिमेंट्स के तीसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं? The maximum number of electron that can be accommodated in the third shell of an atom। अच्छा, अब देखें, हमें पहले पता होना चाहिए ये एटम क्या है और ये थर्ड शेल क्या है। आपने 8 क्लास में ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि देखिए, ये न्यूक्लियस है, इस तरह का हमारा एटम होता है, जैसे इसके गिर्द ये पहला शेल, फर्स्ट शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। तो बेटा आपके फर्स्ट शेल में, पहले शेल में मैक्सिमम देख कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरे शेल में काउंट करें, 2, 4, 6, 8, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 8। और तीसरा जो शेल होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द थर्ड शेल ऑफ एन एटम 18। 18 एलिमेंट आ सकते हैं। डन हो गया बेटा? मेरे ख्याल में शेल की भी समझ आ गई और 18 की भी। अब बोर्ड में कोई आ जाए, पहले में कितने आ सकते हैं? भाई 2 आ सकते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8। और तीसरे में कितने आ सकते हैं? 18। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ट्यूब पर तजर्बात से क्या मालूम हासिल की गई? यानी ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, इसमें क्या चीज़ डिस्कवर हुई थी हमारे पास? ठीक है, तो ये हमने बताना है। तो बेटा डिस्चार्ज ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब पे जो तजर्बात किए गए थे, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दरियाफ्त हुए थे। मैं पता नहीं कौन से नोट्स में देख रहा था, उन्होंने न्यूक्लियस वाला आंसर लगाया था, जो कि गलत था। तो डिस्चार्ज ट्यूब पर तजर्बात का पता किसे चला? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दरियाफ्त हुए। डन हो गया बेटा? इसके बाद हमारे पास तीसरा जो एमसीक्यूज है, आइसोटोप्स को एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में क्यों जगह नहीं दी गई? अब देखिए, आइसोटोप्स हैव नॉट बीन शोन सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल क्या है, आइसोटोप्स क्या है। मे भी आपने ये किया हो, लेकिन थोड़ा सा समझ लें। देखें, ये हमारा आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल क्या है बेटा? अभी तक ना अ, हमारे पास जितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट से अब क्या मुराद होता है? जैसे आपके सामने कोई लोहा है, एक एलिमेंट है, Fe होगा, आयरन यहाँ कहीं पड़ा होगा, उसका Fe उसका साइन होता है। कहाँ पड़ा है देखें? वैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब कोई इसका इतना ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट, हाँ, ये पड़ा हुआ है, देखिए 26, ये आयरन लोहे का है। अब हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है, ये देखें, ये पड़ी है। ऑक्सीजन आपको ज़रूरत होती है, ये पड़ी है। मतलब साइंसदानों ने अभी तक ये वाले एलिमेंट को दरियाफ्त किया है। डन हो गया? और फिर उनको ना खसूसियात के लिहाज से अरेंज कर दिया है, तो ये पीरियोडिक टेबल कहते हैं इसको। ठीक है? अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे अब कार्बन है ना, इसका एटॉमिक नंबर से 6 है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, छोटा सा है। ये देखिए, ऊपर ऊपर लिखा होता है, इनके एटॉमिक नंबर 6 है। अब कार्बन जो है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन जो कार्बन है वो एक शक्ल में नहीं पाई जाती, मुख्तलिफ शक्लों में पाई जाती है। मसलन कार्बन जो कोयला होता है, आप इसको भी कार्बन कह सकते हैं। जो डायमंड हीरा है, वो भी कार्बन है।
तो मतलब कार्बन मुख्तलिफ शक्लों में पाई जाती 3 शक्लों में पाई जाती है। ये पहली, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो अब देखें फ़र्क कहाँ आता है? प्रोटॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, यानी उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन अलग है। मसलन पहले में कितने हैं 6 न्यूट्रॉन, दूसरे में कितने हैं 7 न्यूट्रॉन और तीसरे में कितने हैं 8 न्यूट्रॉन। तो इस वजह से उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है 6, 6, 6, लेकिन उनका एटॉमिक मास वो डिफरेंट होता है। देखें अब इसका 6 न्यूट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। तो इसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। देखें कोई एलिमेंट मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 6 है तो वो कार्बन है। अब सबका ही एटॉमिक नंबर 6 है तो ये सारे कार्बन है, लेकिन इनका मास नंबर अलग है, इसका 12 है, 13 है, इसका 14 है। तो इसी को आइसोटोप्स बोलते हैं कि वो होती तो वही एलिमेंट है, कार्बन ही है, लेकिन उसकी शक्लें जो हैं वो अलग-अलग है। तो ये हम आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है? कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। जैसे इसका मास नंबर 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। डन हो गया। तो ये आइसोटोप्स होते हैं। बात क्लियर हो गई आइसोटोप्स की। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कार्बन जो है ये 6 वाला तो यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके बाकी आइसोटोप्स क्यों मौजूद नहीं है? ये सवाल है। ठीक है? कि कार्बन को के जो तीनों आइसोटोप्स हैं उनको तीनों को जगह क्यों नहीं दी गई? भई इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है। ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, अब इसका एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 1, हीलियम का है 2, लिथियम का है 3, 4, 5, 6, इस तरह आप जाते जाएँ 5, 6, 7, 8 इस तरह एक-एक बढ़ता जाता है। तो क्वेश्चन उसने कहा था कि कार्बन के आइसोटोप्स को क्यों जगह नहीं दी गई? आंसर हम ये कर रहे हैं, भई आइसोटोप में जो इसकी एलिमेंट की अरेंजमेंट है, वो आइसोटोप्स के मास के नंबर के लिहाज से नहीं है, वो हमारे एटॉमिक नंबर के लिहाज से है। तो देखिए इस आइसोटोप का भी एटॉमिक नंबर तो 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, मास नंबर डिफरेंट है, तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो सबका 6 ही है, तो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब देते हैं, मास नंबर के लिहाज से तरतीब नहीं देते। इसलिए उनकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। मतलब सबके ही 6 है तो उसको एक ही जगह मिलनी है, 2 नहीं मिल सकती। क्लियर हो गया बेटा बात? कि अब हम थोड़ा वर्डिंग पे चले जाएँ, वो क्या कह रहा है कि आइसोटोप्स को एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में क्यों जगह नहीं दी गई? क्योंकि एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर चूँकि एक ही होता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में इनके लिए मुख्तलिफ जगहों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि एटॉमिक नंबर के लिहाज़ से अरेंज किया गया है, तो सबका एक ही है, तो ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल में बेटा क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ऑल आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द पार्टिकल दैट इज़ डिफरेंट इन नंबर इन द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। देखिए ये चीज़ अब ये कॉन्सेप्ट का फ़ायदा होता है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका होता हूँ कि इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, प्रोटॉन भी सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अ, ये वाला। अब देखिए प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन इसके न्यूट्रॉन 6 हैं, इसके 7 हैं, इसके 8 हैं। हालाँकि है सारे ही कार्बन। तो आइसोटोप्स में क्या चीज़ डिफरेंट होती है? न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। इसी तरह उर्दू में हम आइसोटोप्स में कौन-सा ज़र्रा मुख्तलिफ तादाद में मौजूद होता है? न्यूट्रॉन। डन हो गया बेटा? इसके बाद है जी ऑक्सीजन के कौन से आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती है सॉरी बराबर होती है। तो बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 16 वाला जो है ना, इसमें सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 8-8 होते हैं। जबकि इसमें न्यूट्रॉन अलग हैं, इसमें अलग हैं। तो 16 वाला जो आंसर है वो ठीक है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब की तादाद सेम है, यानी 8 है। ठीक है? इसके बाद बेटा है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन इन द अबंडेंस ऑफ 14, 15 ये इनकी अबंडेंस है। अब मैं ना इसको ये देखें समझने वाली चीज़ है, ये बोर्ड में इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था पिछले साल कि नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा जबकि इसके आइसोटोप्स की 14 और 15 की फीसद मिकदार बिलतरतीब ये है। अब देखिए इसका सिंपल आंसर तो आप निकाल लो, कोई मसला नहीं है। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन को समझे कि ये क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। देखें आइसोटोप्स क्या है कि अब ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन 14 है और ये नाइट्रोजन 15 है। जो 14 नाइट्रोजन है वो इतने परसेंट पाया जाता है ज़मीन पे और जो 15 नाइट्रोजन है वो इतने परसेंट पाया जाता है। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ।
क्वेश्चन आपको समझ आया कि जो आइसोटोप्स 14 है उसकी अबंडेंस 99% है और जो आइसोटोप्स 15 है वो कितने फीसद पाया जाता है 0.35। बेटा आप इसका मतलब सिंपल यूं समझ लें, मतलब अबंडेंस का क्या मतलब है, जैसे कोयला है, कार्बन का एक आइसोटोप्स है, तो वो ज्यादा पाया जाता है, उसकी परसेंटेज 99 से भी ज्यादा होगी, लेकिन जो आपका हीरा है वो कम पाया जाता है, तो ये मतलब है। डन हो गया। अब उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हम कितना कैसे फाइंड करते हैं, देखिए उसने हमें बता दिया है कि 14 वाला कितना है 99, तो 14 को 99 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 15 वाला कितना है 0.35, तो 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये यानी 14 को 99 से करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, 15 को 0.35 को करोगे तो ये वाला आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला आंसर होगा, और जब इनको डिवाइड करोगे तो 14.0021 ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा आंसर है जी, 14.001 ये वाला। डन हो गया बेटा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट बिकॉज। अच्छा देखिए, ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग है ये क्या चीज़ होती है, आपने ना सुना होगा कि हजारों साल पहले हमारे ज़मीन पे जो है वो डायनासोर्स हुआ करती थी। अच्छा, कैसे पता चलता है कि ये चीज़ हजारों साल पहले थी कि सैकड़ों साल पहले थी, कैसे पता चलता है? तो बेटा एक टेक्निक है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग। तो उस कार्बन डेटिंग की वजह की के ज़रिए जो नामियाती मादे हैं, जो इस तरह के फोर्सेस हैं, उनकी उम्र का पता चलाया जाता है आसान सा आंसर है एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्स दैट कीप द पार्टिकल इन द न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर। अच्छा बेटा, ये देखें जैसे ये आपका ये वाला नहीं, यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द क्यों रहते हैं, न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो जो जिस ताकत के साथ, फोर्स के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियस की पावर। तो न्यूक्लियर फोर्स, तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। तो अब क्वेश्चन हम पढ़े, द फोर्स दैट कीप द पार्टिकल इन द न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर, कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होती है, जो पार्टिकल को आपस में जकड़े रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसी तरह उर्दू में न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल को कौन कौन सी ताकत पकड़े रखती है, इन पार्टिकल के दरमियान इन पार्टिकल के दरमियान मजबूत, कहाँ पे, ताकतवर, हाँ ये वाला अलिफ वाला। ठीक है, ताकतवर होती है ना ये न्यूक्लियर फोर्स, तो ताकतवर ढूंढना, कमजोर नहीं, ताकतवर। डन हो गया जी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर किस तरह अपना वजूद बरकरार रखते हैं। अच्छा देखिए, बाद बच्चों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस बाय। अब देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है, आप जरा इसको गौर से समझना। अब ये देखें, आपको ये नजर आ रहा होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपने सुना होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में चीजों को खींचती हैं। तो जब ये खींचती है तो ये इसके अंदर क्यों नहीं चला जाता, खिंच क्यों नहीं जाता, अवे कैसे रहता है? क्वेश्चन समझ आया आपको, कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने आप को, जो अपोजिटली चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, इससे दूर अपने आप को कैसे बचा के रखता है? तो बेटा ये क्योंकि हर वक्त घूमता रहता है ना, तो इस घूमने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होती है, इसलिए वो बचा रहता है। जहां वो रुक गया तो इसके अंदर गिर जाएगा, वो रुकता नहीं है, घूमता रहता है। बात समझ आई है? मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि आप धागे पे कोई ना ऐसी सख्त कोई रोड़ा या इस तरह की चीज, मजबूत चीज बांधे और उसको ना घुमाए हाथों से, तो वो रोड़े का एक सर्कल बन जाएगा, है ना। लेकिन और जब तक आप उसको घुमा रहे होंगे ना, वो आपको नहीं लगेगा, वो घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही रोकोगे वो आपको लग जाएगा, बीच में आके गिर जाएगा सर्कल। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो सिंपल बात हो गई हमारी ये, इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिवॉल्व, घूमने की वजह से बचा के रखते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं, तो इसलिए वो अपना वजूद बरकरार रखते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक हो जी। अच्छा, अब देखिए कितना एमसीक्यूज, इसको देख के ही डर लग रहा है। अब बच्चे को अच्छा इसमें फिर कोई कैलकुलेशन आ गई, तो ये बेटा आपका ना कंफ्यूज कर रहा होता है असल में एग्जामिनर आपको, कि भाई रुबेडियम है वो 85 है और
रुबेडियम 87 है, उनके अबंडेंस जो है इतनी परसेंट है, इतनी परसेंट है, तो बाकी कितनी होगी? अब देखिए कितना ये ना अब देखने से बहुत मुश्किल लग रहा है, वो सिंपल आपसे पूछ रहा है कि 2 एलिमेंट हैं, एक रुबेडियम 85 और एक रुबेडियम 87, सॉरी एलिमेंट नहीं, एलिमेंट एक ही है रुबेडियम आरबी, आइसोटोप्स उसके 2 हैं। वो कहता है कि एक 85 वाला 72% पाया जाता है। तो बताओ 87 वाला कितने परसेंट पाया जाएगा? भाई सिंपल सी बात है, 100% होती है ना कोई चीज़, ठीक है? उसमें से वो कहता है कि 72.2% है, तो वो माइनस कर दो आप उसमें से, तो पीछे क्या बचेगा? 27 बचेगा ये वाला, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 27%। मतलब वो 100 में से वो माइनस ही करना है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये बनेगा आपका, डन हो गया जी। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज़ भी ना सिर्फ समझ आए होंगे, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट भी चीज़ों का क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्सरसाइज़ के शॉर्ट की, इसी तरह हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होती रहेंगी। कमेंट में ज़रूर बताना है अपनी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।